2 kg गैस की गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्लास 11 में क्या है। गैस की गतिज ऊर्जा K बराबर 3/2 K कैपिटल T। क्लास 11 ये गैस के औसत गतिज ऊर्जा का सूत्र है। और उस गैस का हम क्या करते हैं, गतिशील रहते हैं ना, तो उनकी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है 3/2 K T। K क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, इसका मान यहाँ 1.38 कितना 23। T क्या है, तापमान, तापमान कितना रहेगा भाई, जैसे इसमें दिया है रूम टेम्परेचर कितना डिग्री से 27 केल्विन में बदल देना, किसमें केल्विन में। अब देखो उस हीलियम परमाणु से बद्ध द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना है, जबकि इतने डाटा आपको प्रोवाइड है। क्या दिया है कि हीलियम परमाणुओं के बीच की जो औसत दूरी है 3.4 × 10⁻⁹ मीटर है। कितना है, 3.4 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसे अलग से आप एक फार्मूले से बताएंगे। अब देखो सबसे पहले लैम्डा का फार्मूला कौन बताएगा, द्विध्रुवीय लैम्डा एम क्या था h/√2m K गतिज ऊर्जा। ये बताओ K बराबर से, देखो जब भी आप लोग सॉल्यूशन देखते हो इसमें भी K है। अब यहाँ पे ये कैपिटल K है, क्या है कैपिटल K। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2m K की जगह क्या 3/2 स्मॉल kt लिखेंगे कि नहीं, बोलो। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लैम्डा m की वैल्यू कितना आएगा h बाई बताओ 3m K T। अब आपको सब वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, बोल्ट्जमान नियतांक पता है। हाँ, हीलियम का कितना द्रव्यमान है ये आपको नहीं पता है। हीलियम के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है सर 4 ग्राम। 4 ग्राम नहीं भी होता है ना, 4 ग्राम कभी नहीं होता है। अभी बताया जस्ट कि 4 ग्राम नहीं 4 AMU होता है। क्या होता है 4 AMU होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें जरूरत है हीलियम परमाणु के द्रव्यमान की। इसी इक्वेशन 1 में मान लिया, क्या मान लिया 1। अब हम लोग गणना करेंगे, क्या करेंगे गणना में लिखेंगे 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम का द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल हीलियम का द्रव्यमान क्या होता है बताओ सर 4। हाँ अब सुधर जाओ, 4 ग्राम में 4 AMU। AMU का मान, अच्छा 1 मोल में कितने हीलियम, 1 मोल में कितने होते हैं ना He बराबर 4 और 1 AMU की वैल्यू अभी बताया 1.67 10⁻⁻27 kg आ गया। तो अब बताओ 1 हीलियम का कितना हो जाएगा, 1 He परमाणु का द्रव्यमान कितना आएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻27। फिर ये कितना हो जाएगा, कुछ समझ में आया। अब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो हीलियम परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। कितना आएगा, एवरेज में लिख दिया जाए 64 6.6। ये कितना हो जाएगा बोलो, अरे भी 50 कितना किलो आया, बहुत ज्यादा आया ना। तो एक हमारे यहाँ जो पढ़ाते हैं बच्चों से मजाक कर रहे थे। मजाक कैसे कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाने और आने में कितना समय लगता है, कौन बताएगा, क्लास 9 में है। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने और लौट करके आने में कितना समय लगता है
10 पावर -8, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले -6 भी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो 10 घाते -8 बहुत छोटा समय हुआ। वो बता कैसे रहे थे, कल पूरी क्लास को पीटा गया उनके द्वारा। कह रहे थे कि 1/10 पावर 8 बहुत बड़ा समय है। क्या बोले? 1/10 पावर 8 बहुत बड़ा समय है। अब देखो लड़के क्लास में क्या करे, 10 पावर 8 बहुत बड़ा है, वास्तव में 10 घाते 8 सेकेंड बहुत बड़ा हो गया, और 1/10 पावर 8 वो बोल रहे हैं, उसका वो ध्यान ही नहीं दे रहे। अब पूरी क्लास को पीटा गया कि बहुत बड़ा है ये। जब मैं 1/, कर दिया तब ये क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। अगर 10 पावर 8 बोलता तो इसलिए 10 घाते -50 आपको लगता है बहुत छोटा है, मगर अगर इसी चीज को डेसिमल कैंसिल हो जाएगा ना जी, 10 पावर 50 लिख दें, मैं कहूँ बहुत बड़ा है। आप तो नहीं कहोगे बहुत बड़ा है, नहीं अभी इसी क्लास में ना सब राजी हो जाते हैं, हाँ बहुत बड़ा है 10 पावर 50, वो बटे में है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। लड़के याद रखें ना, माइनस मतलब छोटा, वही माइनस अगर नीचे आ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। सब चीज़ों को ध्यान दो। चलो अच्छा, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान हमें पता चल गया 64/66 × 10⁻50। ठीक है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके बुक में यहाँ जो निकाला है, हीलियम का निकाला हुआ है 10 पावर -26 करके ना, इसमें किया हुआ है 10 पावर -26। और सुनो, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन AMU में ही किया है। किसमें किया है? AMU में। जैसे हम लोग किलोग्राम में कर ले रहे हैं, वो AMU में ही रखा हुआ है। किसमें रखा है? AMU में। यानी ये फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे इसमें, तो जो इसका द्रव्यमान रहना चाहिए वो AMU के फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। AMU के फॉर्म में करेंगे तो, AMU के फॉर्म में करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 4 रहेगा ना जी। जैसे केजी नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6.6 × 10 पावर -23 kg। ठीक है, AMU में कैलकुलेट किया। किसमें किया है? AMU में। एटॉमिक मास यूनिट में से केजी में कन्वर्ट नहीं किया है। तो चलो ठीक है, हमें AMU के फॉर्म में ही रख देंगे। तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, 10 पावर माइनस ये हो जाएगा 4/, आ गया कि नहीं बोलो। अब ये किसमें रहेगा, केजी नहीं, AMU में। किसमें रहेगा? AMU में। ठीक है, बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ ला करके हम लोग प्रूव कर रहे हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, 6.6 10 पावर -34। इसका हीलियम का निकाल लिए 3 4/66 10 पावर -23। और कितना आएगा बताइए, बोल्ट्जमान नियतांक कितना, 1.38 10 पावर -23 है ना। और टेम्परेचर 300 कर लो, वो टेम्परेचर कितना दिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है ना डिग्री सेंटीग्रेड किसमें बदलते हैं, केल्विन करने के लिए 273 प्लस ये होता है ना, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। अब इस चीज को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 10 घाते 23 10 घाते 23 जोड़ा बना दिया। मौसम भी वही चल रहा है ना, ठीक क्या है 6.6 कैसे छूट गया, क्या 6.6 कहाँ छूटा, ये अच्छा यही ना, क्या हो जाएगा, सही है। क्या आएगा, देखो 10 घाते -23 कहाँ आ गया, और क्या बचा बताओ, बाकी सब यूनिट बचे हैं ना, 300 4 3 12 और ये कितना। अब लग जाए इसको सॉल्व करने में। सर सॉल्व कैसे करेंगे,
हाँ, इतना पावर माइनस दे करके क्या आएगा लैम्डा एम, बोलो। ये -23 ऊपर जाएगा 34 के साथ, -34 प्लस 23, 23 7 30 11 -11 क्या हो जाएगा 6.6 अपान में ये भी बचा है 1.38। देखो ये डबल जीरो है, 38 में पूरा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका 12 के यहीं 36 138। ये डबल जीरो इसके साथ कर लीजिए, अपान में क्या है 6.36। ठीक है सर, जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेसिमल हटा लो, हो गया। ये देखो एक 6 हम बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं, 6 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 10। चलो लैम्डा एम क्या हो गया, एक 6 बाहर आ गया, यहाँ 10 में इसमें गुणा हो जाएगा 1380। इसमें कितने से भाग करना है 66 से, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया 1.1। अब भैया सॉल्व कर लो, देखो अब अत्याचार मत करो, ठीक है। लगभग इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम ने 0.73 10 पावर -10 क्या आएगा 0. हाँ और ये -10 मतलब एंगस्ट्रॉम ना जी, 0.73 एंगस्ट्रॉम। यही हीलियम से, हीलियम के एक परमाणु से बंध क्या है द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य। मान लीजिए क्या ऐसा कैसे आएगा, अब करो 1380 में 66 से भाग दे दिया जाए, चलो 8 7 8 तक कुल हो जाए, जोड़ घटाना रिवाइज में जाए ना, छाछठ गुना तब पारे नहीं आता, छाछठ गुना 132, 8 हो गया 6, 3 में 3 गया 2 ना। तो क्या करें, देखो देखो क्या निकलता है, 10 लगाएंगे तुरंत डेसिमल लगेगा, अभी 0 बार देना है, तो ऐसे पढ़ावे में लड़के में ना तो नम बेहोश ही हुई, फिर एक 0 बढ़ा। अब बताओ आशीष कई बार है, सही बताया क्या, सही बताया 9 10 के ऊपर 540, एकदम सही बताया 594 पहुंच रहे हो। अच्छा चलो 20.6 आ गया, हाँ 9 20.9 आया। चलो यहाँ पे भाई स्टेप तक बढ़ा देते हैं भाई, अब कितना सर, अब वर्गमूल भी निकाल दीजिए ना, हाँ अब वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, आगे निकालेंगे 12 पढ़ दिया फिर। अच्छा चलो इसका वर्गमूल कैसे निकलता है बताओ, ऐसे 4 8 ना 4 आएगा, डबल 0 यहाँ कितनी बार ले जाए 5 बार, अच्छा 5 बार जाएगा। चलो 4.5 कितना गया 4.5। चलो भैया अब क्या लिखोगे, कहाँ लिखने, अब कर लेना, अच्छा 4.5 करके अब इसे सॉल्व कर लेना ना, 1.1 बटे 4.5 11 बटे 45, 11 में 45 से भाग करना है, आंसर आ जाएगा। कर लो, हाँ क्या पूछ रहे हो, करिए करिए सॉल्व करिए। हाँ नहीं देखो यहाँ चालू करोगे, पहले ये करोगे पहला स्टेप, फिर यहाँ तक, उसके बाद जैसे समीकरण 1, जैसे आप समीकरण 1 मानेंगे ना, समीकरण 1 के बाद क्या निकालेंगे हीलियम परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कहाँ आया है यहाँ तक, ये आप सेकेंड स्टेप करेंगे।
सेकेंड। इसके बाद समीकरण 1 के बाद ये करेंगे कि जो हीलियम का द्रव्यमान आएगा वो समीकरण 1 में यहाँ पे रख करके क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए भगवान का नाम लेते हुए यहाँ तक। उसके बाद वर्गमूल भी हम निकाल दिए है 4.5, एक स्टेप और करोगे आंसर आ जाएगा। ये MHE ना, ये क्या है, M हीलियम। अब सही है, ये हीलियम परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ से यहाँ तक करोगे, इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन के बाद क्या करोगे, ये वैल्यू निकालोगे हीलियम परमाणु का, फिर इसमें क्या करोगे, रखोगे, और फिर इसके बाद पूरा कैलकुलेशन करिए। अमित कौन सा, क्यों नहीं यार भाई, अब पूरा पहुंचाने पे आंसर नहीं आ रहा, सवाल करने से पूछेंगे अभी। चलो अब आगे देखो, परमाणुओं के बीच की औसत दूरी से जो तुलना कहा है, इसी में, हाँ इसी में भाई, परमाणुओं के बीच की औसत। अब यहाँ देखो, जैसे आप गैस से पढ़े हैं, इस क्वेश्चन में केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन है। जब भी आप किसी गैस को गर्म करते हो तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। तो तापमान के साथ साथ अणुओं के बीच की दूरी के संबंध का भी एक फार्मूला होना चाहिए। वो क्या फार्मूला है सर, नहीं पता, सर बता दीजिए और हम लोग उतार लें और लास्ट में कहें आंसर नहीं आया। देखो कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया होगा, उसे कर लो। चलिए, अणुओं के बीच की जो दूरी है R बराबर तापमान के साथ संबंध, किसी गैस के अणुओं के बीच की दूरी और तापमान के साथ संबंध जो है वो है KT पावर P बाई P की पावर 1/3। KT बाई P की पावर 1/3। ये है किसी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, किसी भी गैस के तापमान और उसके अणुओं के बीच की दूरी का संबंध। इसमें कई प्रभाव पड़ता है। अगर आप दाब बढ़ा देंगे तो अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, अगर ये पता है तो उस गैस के अणुओं के बीच की दूरी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो, ये बोल्ट्जमान नियतांक है 10 पावर T क्या है, तापमान 300। प्रेशर देखो वायुमंडलीय दाब दिया है ना, कितना होता है 1.1 × 10⁵। वैसे इसका प्योर फॉर्म जो होता है वायुमंडलीय दाब का, कोई बताएगा 5 अंकों तक। वायुमंडलीय दाब का मान 5 अंकों तक शुद्ध क्या होता है, 1,01,10135 होता है। हाँ 101,325 ऐसे होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ 1 लाख ना, कितना हो जाएगा ये 10,300, सॉरी हाँ 1,01,325 पास्कल, 1,01,325 पास्कल होता है। और इसे अप्रॉक्सीमेट हम लोग क्या लिखते हैं 1.1 × 10⁵। ठीक है, पावर 1/3। सर इसको फिर से सॉल्व करिए, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब घनमूल, इसका क्या करना है तुम्हें, घनमूल। तो जब इसका घनमूल निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा 3.4 10⁻⁹ मीटर आ गया। अब जो आपका वेवलेंथ आया है, तुलना करना है ना इसके तरंगदैर्घ्य की और परमाणु दूरी से तुलना। क्या लिखोगे, λm/r। अब लैम्डा m जो पीछे आया था और r ये आपका है, डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया था, कितना एंगस्ट्रॉम लिखा था मैं, है
यही है, ठीक है। इधर पावर को सॉल्व कर लो, 73 10⁻⁻⁴ अब से सॉल्व कर लेंगे, इसके बीच में जो भी मतलब तुलना है वो कितना गुना है पता चल जाएगा। कर लो। क्या सीखे इस न्यूमेरिकल में? सर कुछ नहीं सीखे। अब देखो क्या क्या सीखे हो इसमें। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लंबा है, वो अपनी जगह सही है भाई। हमें जहाँ लगता है बोर्ड में इतना बड़ा कभी नहीं आएगा, कहाँ वर्गमूल तुम निकालोगे, कितना वर्गमूल निकालोगे, क्या करोगे? यदि आता भी है तो आपको सब वैल्यू दिया रहेगा। चलो तो क्या सीखे आप इस न्यूमेरिकल में? सबसे पहले क्लास 11 के कई पोर्शन जो उसमें में आप पढ़े हैं या छूट गया है आपका, हाफ mv² कभी ऊर्जा, ठीक। मगर गैसों के लिए हाफ mv² जगह जो v होता है ना, वो Vrms दिया जाता है। क्या लिया जाता है? Vrms। इसे कहा जाता है वर्ग माध्य मूल वेग। और उसकी क्या था फॉर्मूला? √3RT/m। क्या होता है? √3RT/m, जहाँ r को क्या कहा जाता है? गैस नेता ना, P/RT ना। r की वैल्यू भी होती है ना 8.something जूल प्रति केल्विन से करके। अब यहाँ देखो Vrms की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। k बराबर क्या आ जाएगा? हाफ m, ये स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3RT/m ना। अब सुनो, ये जो m है वो मोलों की संख्या, भाई कितना द्रव्यमान, मान लो n मोल है तो क्या हो जाता है? स्मॉल n इंटू स्मॉल m करके सॉल्व करने पे यही चीज बनता है 3/2 kT। देखो ये चीज क्या बनेगा? 3/2 r/n इंटू t। यही क्या है? वान डर वाल्स या बोल्ट्जमान नियतांक। क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक है, तो डायरेक्ट लिखा जाता है गति ऊर्जा बराबर 3/2, जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया था पीछे, डायरेक्ट दिया था ना गति ऊर्जा की जगह 3/2 बोल्ट्जमान नियतांक इंटू t। देखो ये आ गया आपका। फिर इसके बाद आप क्या सीखे कि जैसे जैसे किसी गैस को हम गर्म करते हैं तो उसके अणुओं के बीच की दूरी में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब यदि हम दाब समान रखें, नियत रखें और गर्म करेंगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद ताप नियत करके अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी घटती चली जाएगी। तो उसके लिए अणुओं के बीच की दूरी तापमान और प्रेशर के फॉर्म में ये फार्मूला है, R बराबर बोल्ट्जमान नियतांक इंटू परम ताप बटे क्या है? प्रेशर की पावर 1/3। अब आपको ये पता है 300, प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब है। क्वेश्चन में वायुमंडलीय दाब का मान भी नहीं दिया है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद ये बोल्ट्जमान नियतांक हो गया, क्वेश्चन में तो वो भी नहीं दिया है, मैं खुद से बोल दिया हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा राहत फील हो। क्वेश्चन में बोल्ट्जमान नियतांक का वैल्यू भी नहीं दिया है, समझ लेना, सब कुछ याद रहना चाहिए। उसके बाद क्या है? आप इसे सॉल्व करें। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, देख ही रहे हो ना, घनमूल वगैरह कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, पीछे जो लोग कर रहे हैं कि सॉल्व करने पर नहीं आ रहा, देख लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन इरर हो गया हो, ठीक है, चेक कर लेना। बाकी सब चीज़ें क्या है? सही है। करिए, इसको करिए। हाँ, लिखिए डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। हाँ, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। और है इसी चीज को पहले कभी कहता था कि डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग समझाइए, फिर क्या कहता था कि द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन कीजिए, या क्या है? द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन। देखो बात नहीं, तो डेविसन और जर्मर सबसे पहले क्या सिद्ध किए थे कि द्रव्य से भी तरंगे निकलती हैं। यही तो समस्या था
क्या समस्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव से जब हम चालू किए, याद है? कोई बताएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले कौन सी घटना आई थी? हर्ट्ज क्या करे थे? देखे थे पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो क्या हो जाता है? धारा का प्रवाह होता है। 87 शायद था सन, और उसमें क्या हो जाता है? उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। हालवैस आते हैं 1 साल बाद, क्या करते हैं? उसके सापेक्ष ऋण विभव दे देते हैं, तो देखते हैं धारा शून्य हो जाती है, तो बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। फिर आगे चल करके हालवैस, हर्ट्ज, लेनार्ड, ये लोग मिल करके क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किस पर प्रयोग करते हैं? आपतित फोटान की आवृत्ति धारा के साथ, आपतित फोटान की तीव्रता धारा के साथ ग्राफ बनाते हैं, निरोधी विभव अधिकतम गति ऊर्जा के बीच। फिर उसके साथ किसकी, सब मैं बताया था ग्राफ बना के पूरी चीजें। तो लास्ट में किसकी एंट्री होती है? हीरो की तरह आइंस्टीन की 1905 में। अब पूरा का पूरा वो क्या कर दिए? व्याख्या कर डाले, अपना एक इक्वेशन भी दे दिए। उनके इक्वेशन से प्रकाश विद्युत मतलब कि जो ये आप टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे कि द्रव्य तरंगे हैं क्या है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की पूरी क्या हो जाती है? व्याख्या हो जाती है ना। उसके साथ साथ फिर ये सब चीज़ें चला, परंतु कोई प्रायोगिक निर्धारण नहीं था। बस यही हुआ कि प्रकाश कण है। प्रकाश क्या है? कण की तरह व्यवहार कर रहा है। फिर समस्या ये है कि प्रकाश कण है कि तरंग है? कब कण कहेंगे, कब तरंग कहेंगे? इसको कौन क्लैरिफाई करते हैं? डी ब्रॉगली कहते हैं कि जब कोई कण बहुत तीव्र वेग से चलने लगता है तो उसे द्रव तरंगे निकलने लगती हैं। अपना ढेर सारा इक्वेशन दे दिए, फिर भी कोई प्रयोग नहीं था, सब एजम्पशन थी, परिकल्पनाएं थी। तो 1905 के बाद कहानी कभी आते हैं? डेविसन जर्मन अपना एक्सपेरिमेंट 25 से 28 के बीच में, फाइनली 1928 में क्या करते हैं? प्रूफ कर देते हैं। तो वही डेविसन और जर्मन क्या सिद्ध करते हैं? ये सिद्ध करते हैं कि द्रव्य से भी तरंगें निकलती हैं बिना गर्म किए। अगर वो तीव्र वेग से चल देगा तो इससे तरंगें निकलना चालू कर देंगी, जिसे द्रव्य तरंगे कहा जाता है। अब इन द्रव्य तरंगों का हमें क्या करना है? निर्धारण। हमें नहीं, डेविसन और जर्मन कैसे किए थे वही आपको बताने हम लाए हैं, आपको समझाने। तो क्या कुछ पढ़े थे? नहीं। पूरी कहानी अच्छे सर, बढ़िया मूवी चला, सब समझ में आ रहा, आप बता दीजिए। तो डेविसन और जर्मन क्या सिद्ध कर रहे हैं? क्या सिद्ध करने आप जा रहे हैं? कि द्रव्य से भी तरंगें निकलती हैं। द्रव्य कौन सा द्रव्य लिए हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या लिए हैं? इलेक्ट्रॉन। तो डेविसन और जर्मन के सामने कुछ चुनौतियां हैं। बात मत करो निखिल, बात मत करिए। पहली चुनौती है कि बिना गर्म किए इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? भाई इलेक्ट्रॉन तो हमें चाहिए ना, बिना गर्म किए इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? फिर मान लो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अगर वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो तरंग के तो कई गुण होते हैं। उसका परावर्तन होता है, उसका अपवर्तन होता है, उसका विवर्तन होता है, उसका व्यतिकरण होता है, उसका ध्रुवण होता है। इन सभी में से कौन से गुण को लें और हमारा काम बन जाए? तो वो कौन से गुण को चुनते हैं? विवर्तन को। किसको चुनते हैं? विवर्तन को। समझ में? वो परावर्तन, खैर विवर्तन में आपका परावर्तन अभी थोड़ा सा टॉपिक आ जाएगा, उसमें आपको बताएंगे कैसे है, मगर वो चुनते क्या है? विवर्तन को। अब विवर्तन की शर्त क्या है? कि जब भी तरंग, जो भी कण है, यानी जो झिर्री है, उसकी साइज तरंगदैर्घ्य की कोट की होनी चाहिए। अब देखो फार्मूला सब कुछ पहले बना हुआ है। लैम्डा बराबर h/√2m eV। कितने वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अगर हम ये पता कर लेंगे तो तरंगदैर्घ्य पता चल जाएगा। पहली चुनौती वो क्या दिमाग लगाते हैं? कि ऐसा कुछ किया जाए कि कम वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाए। तो ऐसा पदार्थ जिससे कम वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका नाम है बेरियम ऑक्साइड। क्या है? बेरियम ऑक्साइड, B2O4। ये एक ऐसा पदार्थ है कि बहुत ही कम वोल्टेज पर इससे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। वो जो वोल्टेज अभी मिलेगा, तो फाइनली अभी जब हम आप पहुँचेंगे तो आपको समझाते हुए, तो वोल्टेज जो मेन है, नी वोल्टेज इसे कहा जाता है 54 वोल्ट। कितना वोल्ट? 54 वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन तो 30 और 40 वोल्ट पे निकलना चालू हो जाता है, और 30 और 40 वोल्ट हम लोग बड़े आसानी से जनरेट कर लेंगे। वोल्टेज इतना कहाँ है? बैटरियाँ आती हैं, इन्वर्टर वगैरह की बैटरियाँ होती है कि नहीं 30-40 वोल्ट की?
तो यानी बेरियम ऑक्साइड पता चल गया। अब समस्या ये है कि इस फार्मूले से जो वो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य निकाले आएगा ना, 30-40 वोल्ट रखो तरंग दैर्घ्य आएगा, वो तरंग दैर्घ्य लगभग आएगा, फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा? यानी अब इनके सामने चुनौती थी कि ऐसा कौन सा झिल्ली बनाए जिसके बीच की दूरी कितना हो, 1.67 एंगस्ट्रॉम हो, तभी तो विवर्तन पता चलेगा। वो झिल्ली वो पर्दे पे नहीं बना सकते थे, कोई नहीं बना सकता है। 10⁻−10 मीटर के रेंज का कौन सा सुई गाड़ोगे कि यहाँ इसके बीच कितनी झिल्ली बन जाएगी? झिल्ली तो समझ रहे हो ना, जो बताया था याद है मेरी यशवन याद है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इतना छोटा कैसे बनेगा? तो फिर इन लोगों के दिमाग में आया कि कोई ये क्रिस्टल ले, क्रिस्टल के बीच की दूरी क्या ले, क्रिस्टल लें और इसके भाई परमाणुओं या अणुओं के बीच की दूरी होती है ना, तो निकिल क्रिस्टल क्या लेते हैं? निकिल क्रिस्टल क्या लेते हैं? वो निकिल क्रिस्टल लिए। निकिल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की जो दूरी थी लगभग जितना इसको चाहिए इससे थोड़ा सा ज्यादा था ना। निकिल क्रिस्टल के बीच की दूरी निकालने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्रैग्स। क्या नाम था? ब्रैग्स। क्या नाम था? ब्रैग्स। ब्रैग्स थ्योरी भी है विवर्तन को लेकर के। ब्रैग्स अपना एक सिद्धांत दिया, इसी डेविसन जर्मन के बाद ब्रैग्स थ्योरी कुछ बुकों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी देखो इनका काम बन गया, निकिल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की कोड क्या है। यदि इलेक्ट्रॉन को हम निकिल क्रिस्टल के ऊपर डालेंगे जो कि कण है, यदि इस क्रिस्टल से इसका क्या हो गया, विवर्तन हो गया, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि द्रव्य तरंगें, द्रव्य भी क्या करती हैं, कुछ तरंगों का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात कण से तरंग है, कण से तरंग है। पूरी बात समझ में आ गया? ऐसे थोड़ी नहीं कि डेविसन जर्मन से होकर के उठे और उसके बाद कहें चल रहे आज प्रयोग करेंगे। बड़ा इनके पास समस्या था। समस्या क्या है हमने बता दिया। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? निकलेगा बहुत हाई टेम्परेचर पे निकलेगा। हाई टेम्परेचर पे नहीं भाई, हाई टेम्परेचर पे सबसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब वो टेम्परेचर की वजह से निकल रहा है कि द्रव्य का गुण है, तो इसके लिए क्या करें, कम वोल्टेज पे। कम वोल्टेज पे कोई पदार्थ निकाल देता है, तो कौन सा पदार्थ निकालता है? बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड का भी लेप लगाएंगे, फिगर बना रहे हैं, लेप लगाते हैं। उसके बाद बैटरी से इसको जोड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इससे क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सभी दिशाओं में निकलेगा। अभी फिगर से और क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का विवर्तन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य इस फार्मूले से निकालिए, जो कि कौन दिए थे, ये फार्मूला कौन दिया है, डी ब्रॉगली से निकालिए, तरंग दैर्घ्य आ गया। अब इसका विवर्तन तब होगा जब उस पदार्थ के या पर्दे के बीच की दूरी इसकी साइज क्या हो। तो इतना हाथ से बनाना संभव नहीं था, तो क्या लिए, निकिल क्रिस्टल लिए। निकिल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी जितना इसके विवर्तन का रेंज है उतना था। कौन बताया था वो दूरी? ब्रैग से बताए थे। इतना क्लियर? अब चलो देखो कैसे करते हैं पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन करते हैं। बात नहीं, देखो ठीक है। देख रहे हो, जैसे इमल्सन राड नहीं होता है, इमल्सन राड वो पानी गर्म करने वाला है, ऐसे राड लेते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बेरियम ऑक्साइड, ताकि गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। उसके बाद इसमें दो डायाफ्राम बनाते हैं। डायाफ्राम क्यों? जो इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में जा रहा है वो नहीं, बल्कि जो एक निश्चित दिशा का इलेक्ट्रॉन, फिर इसके आगे ऐसे नोजल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नोजल। ठीक। अब इससे किससे जोड़ेंगे इस चीज को? बैटरी से। किससे जोड़ेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी का ये वाला सिरा क्या रहता है, माइनस। ये देखो आ गया ना, ऐसे इनका पूरा का पूरा क्या रहता है, संयोजन रहता है। अब ध्यान से समझो, जैसे ही करंट पास होगा, ये वाला कनेक्शन इस वाले वायर से होता है, ध्यान देना। ये इधर ऐसे ला करके इसे ऐसे जोड़ते हैं तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब बाहर से हमसे जोड़ के नहीं दिखा सकते, वो अंदर का सर्किट है, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गर्म होकर के निकलेगा। इधर का जो ये डायाफ्राम है इसे प्लस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? प्लस। भाई उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। ये डायाफ्राम के बीच बहुत बारीक झिल्लियां रहती है, समझने के लिए मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस वाला प्लेट इसे अपनी ओर खींचेगा कि नहीं, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ के कितना हो जाता है? लगभग प्रकाश के रेंज का। इतना हाई वोल्टेज जनरेट, तब ऐसे ऊर्जा करते हैं, इसको एक्सीलरेट करते हैं। फिर इसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ करके किस चीज से टकराएगा? निकेल क्रिस्टल। ये निकेल क्रिस्टल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यवस्था लगा देते हैं इस चीज को घुमाने का, इस क्रिस्टल को घुमाने का, ताकि एंगल वगैरह हम क्या करें? चेंज कर लें। यानी यहाँ से विवर्तन होगा, यहाँ से क्या होगा? विवर्तन। ये निकेल क्रिस्टल के अर्गन के बीच की दूरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, त्वरित इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ से विवर्तन होगा तो सभी दिशाओं में क्या होगा? फैलेगा। तो सभी दिशाओं में फैलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे मूल पैमाना ये बना देते हैं ऐसे। ठीक है। अर्धचंद्राकार ये क्या रहता है? गोल पैमाना रहता है, जिसमें ऐसे अंशांकन रहता है एंगल का, 0 डिग्री 1 डिग्री, समझ रहे हैं? ऐसे इसमें क्या बने हुए हैं? सब एंगल, समझ गए? देखो ऐसे इसमें 0 10 20 30 ऐसे पूरा एंगल बना हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था करते हैं, एक आयनन कक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनन कक्ष, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सेंसर। ये क्या करता है? इसके अंदर 2 गैसें भरे हुए हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इलेक्ट्रॉनों से बहुत तेजी से आयनित हो जाती है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से विवर्तन होकर के इधर कहीं आएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा? आयनिक। तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनेगा तो क्या बहेगी? धारा। तो अब इसी कक्ष में वो लगा देते हैं गैल्वानोमीटर। क्या लगा देते हैं? गैल्वानोमीटर। ये ऐसे लिखा रहता है GALVO। लैब में जाओगे ऐसे शॉर्ट में लिखा रहेगा GALVO। गैल्वानोमीटर क्या है? एक ऐसा धारा मापी है जो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तक की धारा को मेजर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन आकर के आपका समरसेबल नहीं चला देगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऐसा नहीं कि आकर के समरसेबल चालू हो जाएगा, इतना माइनर धारा बहेगा। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? सुग्राही यंत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैल्वानोमीटर। अब पूरा कहानी समझ में आ गया। इसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या लगाएंगे? बताया था ना, रोटेटर। क्या लगाएंगे? रोटेटर। अब देखो एक्सपेरिमेंट चालू करो, काल्पनिक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यहाँ से स्विच दाब कुंजी, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। चालू करने के बाद इसमें से क्या होगा? बेरियम ऑक्साइड का जो लेप लगा हुआ है BTO4 क्या है? गर्म होगा, उसमें नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन को ये इधर का प्लस प्लेट अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जब प्लस प्लेट खींचेगा तो इसकी गति बढ़ेगी, गति बढ़ करके लगभग प्रकाश के वेग के लगभग पहुंचाया जाता है। डायाफ्राम बाकी जो बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको रोक देता है, बस कंसंट्रेट करता है कि यह सीधी रेखा में ऐसे निकले। इधर उधर वाले रुक गए, जो सीधे आए यहाँ से होकर के कहाँ पहुंचे? निकेल क्रिस्टल। कहाँ पहुंचे? निकेल क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल पर। और निकेल क्रिस्टल पे पहुंचते हैं तो उनका क्या होगा? विवर्तन हुआ भी। और विवर्तन के पश्चात अब देखो ये डिटेक्टर को, यहाँ ध्यान समझो, इस डिटेक्टर को ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घुमाते हैं। भाई कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन कम। तरंग है ना, तो तरंग की तीव्रता तिरछी प्रकाश पड़ती है,
तो क्या होता है, जैसे पढ़े होगे जियोग्राफी में, तिरछा प्रकाश पड़ता है तो कम गर्मी, सीधा पड़ता है तो ज़्यादा गर्मी, यानी तीव्रता के हिसाब से डिटेक्टर को ऐसे घुमाते हैं। पहले क्या करते हैं, वोल्टेज क्या लिखते हैं, वोल्टेज 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, वोल्टेज ऐसे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते 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 जब वो कहाँ पहुँचते हैं 40 पर, कहाँ पहुँचते हैं 40 वोल्ट। देखो यहाँ मैं वोल्टेज का टेबल बना दे रहा हूँ। वोल्टेज कहाँ से काम चालू होता है, 40 42 44 48 54 60, ठीक है। ये कुछ वोल्टेज है जो कि आपको याद करना चाहिए, यानी 40 के पहले कुछ हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। 40 पर इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आएगा तो क्या होगा, उसका विवर्तन होगा तो किसमें आगे टकराएगा, गैल्वानोमीटर कक्ष से। यहाँ की गैसें आयनित होंगी तो इलेक्ट्रॉन बनेगा तो धारा बहेगा, तो गैल्वानोमीटर बताना चालू करता है, कुछ बोलना चालू क्या करेगा, इधर लेके इधर तक आएंगे तो इधर थोड़ा सा धारा बताएगा, फिर ऐसे इधर लाएंगे तो धारा बढ़ गया, फिर इधर ले गए तो घटना चालू हो गया। अब उनके दिमाग में एक तो खुशी की लहर आ ही गई, क्या आया, एक कण आया और सब देखो कंसंट्रेट करे हुए हैं, ऐसा नहीं कि 50 को आ रहे हैं और 50 वाले एक तो उधर भाग रहा है, एक तो उधर भाग रहा है, एक तो उधर भाग रहा है, तो कह दो कि हर जगह पहुंच रहे नहीं, इसे डायफ्राम के एकदम पॉइंटेड बनाया गया, एक बीम की तरह आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उसका अस्तित्व एक ही जगह होगा कि कई जगह होगा, एक ही जगह होगा, मगर उसका प्रभाव हमें यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ डिटेक्टर हर जगह कुछ वैल्यू ज्यादा और कम बता रहा है। अब ये बताओ तीव्रता और धारा में क्या संबंध था प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्लास में, तीव्रता बढ़ाने में धारा का मान बढ़ जाता है, अर्थात कहीं न कहीं ये कण आ रहा है और उससे तरंग बन रहा है, क्या बनता है, तरंग, और उस तरंग की तीव्रता जहाँ ज्यादा है वहाँ ये ज्यादा धारा बता रहा है, जहाँ कम है वहाँ कम धारा बता रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। कितना सिंपल है, नहीं समझ में, जो आप पीछे की क्लास में पढ़े हैं तीव्रता, वही इनका कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। हाँ, ये जो अपैरेटस उपकरण बनाए उसे तो बहुत दिमाग लगाए हुए बेचारे, कहना आसान है, जितना 40 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में आप समझ ले रहे हैं ना, कहना हर चीज़ बड़ा आसान होता है। अरे हाँ सर क्या है, अरे इसमें क्या रखा हुआ है, तो फिलामेंट है, बेरियम ऑक्साइड लगा दिए, जोड़ दिए, शायद आपको बैटरी सर्किट जोड़ना हो तो हालत खराब हो जाएगा, बाकी सब छोड़ो, सर्किट जोड़ना हो कि इसका प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है तो हालत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके लिए भी आपको उपकरण में जूझना पड़ेगा, और वो बेचारे क्या किए, पूरा का पूरा खुद से करे हुए, सेल्फ डिजाइन, उसके बाद बिना सोचे तब जाकर के चीज़ों की व्याख्या, इतना गजब व्याख्या की है कि क्या बताएं। अब देखो 40 पर वो ग्राफ बनाना चालू करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ, जो ग्राफ को बनाते हैं, अब देखना आपकी बुक में दिया है, हर डिग्री पे दिया हुआ है ना जी, 40 वोल्ट पर देखो ऐसे दिया है ना, इधर 40 वोल्ट, इधर देखना ऐसे एंगल लिया होगा ना, आई ऐसे दर्शाया होगा। फिर चलो अब इसी चीज को मैं फिर आगे करता हूँ, 40 के बाद क्या है, 44 है, जो वो लिए है वो बताओ। अब देखो ऐसे थोड़ा सा मोड़ करके फिर ऐसे ले गए हैं 44 में ना, बोलो 44 पर है, फिर किस पर है, 48 पर देखोगे ज्यादा घुमाइए, हाँ थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे गया होगा, और जब आप 54 पे देखते हैं तो एकदम पूरा घूम जाता है, एकदम 7 ये जैसे दिखा होगा ऐसे, फिर ऐसे ना, और फिर इसके बाद 54 की बात कर रहे हैं, ये घटता चला गया, मतलब ये फिर ऐसे कम होता चला जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, क्या इसका मतलब है, चलो देखो, यानी जो ये ग्राफ है वोल्टेज किसके बीच, वोल्टेज और जो हर जगह इसकी हमें धारा प्राप्त हो रही है, इधर क्या है वोल्टेज और इधर क्या है धारा, ध्यान देना, धारा और एंगल के बीच ग्राफ है, वोल्टेज नियत है, वोल्टेज कम ज्यादा एक बार किसपे किए 40 पर, वोल्टेज नियत है, यानी वोल्टेज यहाँ 40 करके अब क्या कर रहे हैं, इसको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं,
तो देखते हैं कि 40 वोल्ट पर क्या होता है, अलग अलग एंगल पे धारा में अलग अलग देख रहे हो। जैसे इधर आएंगे तो एंगल चेंज होगा ना, एक तो एंगल भी बना लो भाई। ये देखिए एंगल है कि नहीं, यहाँ आएगा तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ आएगा तो एंगल और चेंज हो जाएगा, इधर आएगा बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो हर एंगल पर वो क्या करते हैं, वोल्टेज लिया करके बनाते हैं। तो इन्हें सबसे ज्यादा झुकाव किस पर मिलता है, इस पर 54 डिग्री पर। इस पर ये 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा झुकाव मिलता है, यानी 54 डिग्री पर ये ऐसे घूम करके फिर ये ऐसे, ये जो है इसी को बोला जाता है नी पॉइंट। क्या बोला जाता है, कुहनी नी। इसी चीज को क्या बोला जाता है, नी पॉइंट। क्या बोला जाता है, नी पॉइंट बोला जाता है। अब देखो जहां पर नी पॉइंट सबसे ज्यादा है, जहां पे नी पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसके बाद फिर कम होने लगा। तो जहां पे सबसे ज्यादा वक्र का नी बनता है उसी चीज को क्या माना जाता है, उसका नी वोल्टता। क्या माना जाता है, नी वोल्टता माना जाता है। और इनके फार्मूले में लैम्डा बराबर h/√2mEb, v की जगह क्या रखेंगे, यही वोल्टेज रखेंगे, काम बन जाएगा। और सुनो इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं डायरेक्ट बात करिए, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दिया था, याद है 12.27 अपान में √v। तो जहां पर नी वोल्टा में 54 मिला, इसे जब सॉल्व करते हैं क्या मिलता है, 1.67 एंगल्स। हाँ क्या मिलता है, 1.67 एंगल्स ग्राम आया। और ब्रैग थ्योरी से जो उसके बीच की दूरी थी और जो ये वैल्यू आए, दोनों लगभग क्या रहे थे, सेम आ रहे थे, जिससे एकदम क्लियर हो गया कि डेविसन और जर्मन लैब में क्या कर दिए, सत्यापन कर दिए कि द्रव्य से भी तरंगें क्या होती हैं, निकलती हैं। अब बताओ कहाँ समस्या है, समझ में आ गया सब अच्छे से, आ गया ना। आराम से बोलो, हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हैं, आराम से खड़ी हो बोलो। अलग अलग वोल्टेज पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है बैठो। अलग अलग वोल्टेज पर ये बताओ, आने वाले इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू h/, क्या होता है mv। वेग बढ़ने से तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। वेग बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो शुरू में तो निकला ही नहीं 0 से 40 के बीच में, तो हमें यहाँ कुछ नहीं प्राप्त हुआ। 40 के बाद बेचारा निकलना चालू किया। जब 40 बार निकलना चालू किया तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, किधर आएगा, कुछ न कुछ आयनन होगा। आयनन होगा इसलिए थोड़ी बहुत धारा हमको मिल रही है। 44 जब कर दिए तो भाई इसका क्या, वोल्टेज बढ़ा देने से इसका तरंगदैर्घ्य और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य कम होते होते जिस समय एकदम उसके क्रिस्टल के अणुओं के बीच की दूरी हो गई, उस समय विवर्तन सबसे ज्यादा हो रहा है। जब सबसे ज्यादा हो रहा है तो इसका नी पॉइंट भी हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। फिर जब हम वोल्टेज और बढ़ा दिए तो तरंगदैर्घ्य इतना छोटा हो गया कि झिर्री में से चला जा रहा है, कोई विवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए फिर धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और बोलो और किसी को कोई दिक्कत, सही है ना, समझ में आ गया ना डेविसन और जर्मन। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इससे पूरी आपका जो मेहनत है, इतना पीछे से आप लगे हुए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, फिर क्या पढ़े, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, फिर उसके बाद द्रव्य कण है, कण ही द्रव्य है, दिब्रोगली आए समस्या क्रिएट कर दिए। फिर लास्ट में कैसे ये माना गया, और मैं बोला था ना 8 मई को सिद्ध कर दिया गया। क्या सिद्ध किया गया, ऊर्जा से कण हम लोग बना लिए, ये भी मैं बोला था। क्लियर हो गया ना डेविसन और जर्मन, क्योंकि आपके 30% में नहीं है, इसके बारे में हम कुछ लिखवाएंगे नहीं जाता था। हाँ ऐसे फिगर बना के लिखिए, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गंध। क्या इसका नाम है, इलेक्ट्रॉन गंध। ये क्या है, इसे कहते हैं आयनन कच। क्या कहते हैं, आयनन कच। और इसमें कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन सा स्केल है, सेमी सर्कल स्केल, एंगल मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे बना लो, हाँ बिल्कुल बनाइए, इसको बना लीजिए। इतना मेहनत हम लोग किए हैं कि 30% नहीं आएगा तो सब जाने दीजिए, हम भी कर रहे नहीं आएगा, मगर बना लो एक बार, इतना मेहनत